हेलो दोस्तों, और क्या आपको पता है 2011 में फ्लिपकार्ट के डेवलपमेंट के सबसे बड़े रोल मॉडल रहे सचिन बंसल ने अपनी ही कलीग की एडवाइस के अगेंस्ट चले गए थे। एंड दोस्तों उसी साल ना सचिन बंसल अमेरिका टूर पर गए थे और वहां उन्होंने देखा कि अमेजोन और दूसरे ई कॉमर्स कंपनी के शॉपकीपर को प्रोडक्ट रिटर्न करना और एक्सचेंज करने का ऑप्शन दिया। लेकिन दोस्तों इस चीज़ से कोई भी शॉपकीपर सेटिस्फाइड नहीं था। हालांकि दोस्तों भारत में कस्टमर को प्रोडक्ट रिटर्न करना ही मुश्किल था, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर साइट को पहले कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना ही एक चैलेंज जैसा था। एंड दोस्तों यहीं पर कई सारे इंडियन ई कॉमर्स कंपनी के रिटर्न फाइल संभालने के लिए भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या बेस तैयार ही नहीं किया गया था। और इसीलिए ना दोस्तों अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि फ्लिपकार्ट अभी 7,000 करोड़ से ज़्यादा की लॉस में चल रहा है। तो क्या दोस्तों एक रीज़न ये हो सकता है या फ्लिपकार्ट के डाउनफॉल का, या फिर कोई और रीज़न? चले जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों 2007 में फ्लिपकार्ट को स्टैब्लिश करने वाले सचिन और बैन ये जानते थे कि कोई भी इंडियन ऑनलाइन रिटेलर्स में कम भरोसा रखता है, और ज़्यादातर इंडियंस कोई भी बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े जैसे कमोडिटी के लिए कोई भी मॉल या इंडिपेंडेंट स्टोर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर सचिन को एक बात समझ में आई कि सबसे पहले तो इंडियंस को ऑनलाइन की इंपॉर्टेंस समझानी पड़ेगी, और दूसरा उनको इसकी तरफ अट्रैक्ट करवाना होगा। एंड दोस्तों साथ ही साथ उन्हें एक और बात समझ में आई कि प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी कोई एक स्पेशल इंसेंटिव नहीं था। लेकिन दोस्तों फिर भी उन्होंने 2011 के मिड में अल्ट्रा फ्लेक्सिबल 30 डे रिटर्न पॉलिसी को प्रपोजल दिया था। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस डिसीजन को सुन के ना फ्लिपकार्ट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शॉक में चले गए थे कि ये क्या बोल दिया। और उनका कहना था दोस्तों कि कंपनी ने अभी अभी नेसेट इन हाउस लॉजिस्टिक सर्विस स्टार्ट ही किया है, और ये अभी रिटर्न को संभालने के लिए भी कैपेबल नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों फ्लिपकार्ट का ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड दोस्तों इस चीज़ को बैनी बंसल ने भी पॉइंट आउट किया, और उन्होंने कहा कि इसका एक्सपेंस 2% तक और बढ़ सकता है। एंड दोस्तों यहीं पर फ्लिपकार्ट के दूसरे सीनियर ऑफिसर भी आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि रिटर्न पॉलिसी एक फ्रॉड होगा और इसका कुछ लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सचिन बंसल को गुस्सा आ जाता है, और वो कहते हैं कि आप उस 1% के लिए 99% लोगों को क्यों सजा दे रहे हो? अगर कोई भी पॉलिसी का मिसयूज़ करेगा तो हम उसे ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब दोस्तों कई प्रॉब्लम्स के बाद ना सचिन के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया, और दोस्तों 2011 के सेकेंड क्वार्टर में स्टार्ट हुआ 30 डे रिटर्न पॉलिसी। अब दोस्तों इस पॉलिसी में कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को 30 दिन के अंदर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के प्रोडक्ट को वापस कर सकता है। दोस्तों ये एक बहुत ही इंस्पायर्ड मूव निकला, लोगों ने तुरंत इस पॉलिसी को लिया और ऑर्डर तुरंत बढ़ गए। लेकिन दोस्तों सिर्फ रिटर्न पॉलिसी को स्टार्ट करना काफ़ी नहीं था। भले ही दोस्तों इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को पीछे अपनी पॉपुलैरिटी तो बढ़ा ली थी, लेकिन दोस्तों इन्होंने कोई भी न्यू यूज़र को अट्रैक्ट नहीं किया था। दोस्तों एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि ना जब उन्होंने अपने ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस इम्प्रूव किया, लेकिन इसके बाद भी कई सारे इंडियंस थे जो उनके बारे में जानते ही नहीं थे। एंड दोस्तों इनके जो एग्जिस्टिंग यूज़र थे उनको भी यही लगता था कि फ्लिपकार्ट सिर्फ बुक सेल करता है और कुछ नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम समझ में आई, लोगों के बीच ई कॉमर्स और नॉलेज की कमी थी। और दोस्तों इस चीज़ को देखते हुए ना फ्लिपकार्ट लोगों तक पहुँचने के लिए उन्होंने सिटी एरिया से अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की, और उन्होंने कई सारे एड्स किए। दोस्तों अगर फ्लिपकार्ट की एड्स की बात करें ना, तो इन्होंने स्टार्टिंग में एक कमाल का एड दिखाया, जिसमें दोस्तों इन्होंने एक पुराने विलेज में एक ओल्ड लेडी को दिखाया जो अपने एक पालतू चूहे की मदद से कैसे ऑनलाइन बुक को ऑर्डर करती है। तो बेसिकली दोस्तों इन्होंने ऑनलाइन बुक्स मंगाना एक जादू की तरह शो किया। दोस्तों यहाँ पर सचिन ने अपनी एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब फ्लिपकार्ट का कॉन्सेप्ट लेकर वो अपनी दादी के पास गए थे तो उन्हें ये कुछ खास पसंद नहीं आया था। और जब गई सचिन ने अपनी दादी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने कहा कि आप एक फ़ोन की टैब की मदद से किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो और वो आपके दरवाजे तक छोड़ने आएगा। पर इनकी दादी कहती है कि कोई भी इसको क्यों करेगा, आप तो किसी भी स्टोर में जाके कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो बेसिकली गाइस वो अपनी दादी को कन्विंस नहीं कर पाए थे कि फ्लिपकार्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। अब दोस्तों यहीं पर रवि बोरा ज्वाइन करते हैं फ्लिपकार्ट को एज अ हेड ऑफ मार्केटिंग। और गाइस सबसे पहले तो उनको फ्लिपकार्ट का एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और इसीलिए दोस्तों वो सबसे पहले दो प्राइमरी गोल बनाते हैं, जिसमें गाइस सबसे पहले तो वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो न्यू यूजर्स है उसको कैसे अट्रैक्ट करें, और दूसरा कि जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है उनको कैसे क्लैरिफाई करें कि हम सिर्फ बुक्स नहीं और भी कुछ सेल करते हैं। दोस्तों इस गोल को सेट करने के बाद फ्लिपकार्ट एक डिसीजन लेता है कि अब हम फ्लिपकार्ट के कैश ऑन डिलीवरी और रिटर्न पॉलिसी को प्रमोट करेंगे, और साथ ही इसके फर्स्ट ऐड को डिज़ाइन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कई सारे इकोनॉमिस्ट थे जिनका मानना था कि फ्लिपकार्ट की बढ़ती सेल ही उसका लॉस का कारण बनेगी। एंड दोस्तों कई सारे एक्सपर्ट ने ये भी सोचा कि ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना फुलिशनेस है जो एक टाइम के बाद अमेजोन से जा टकराएगा। दोस्तों यहाँ पर इनका कहना था कि लोगों को प्रोडक्ट बेचना कोई आइडिया नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पर कई लोग सोचेंगे कि फिर अमेजोन इतना इनोवेटिव कैसे हुआ?
तो दोस्तों अमेजोन को इतना इनोवेटिव बनाने वाली चीज़ थी ट्रायल एंड एरर, जिसकी हेल्प से दोस्तों बिजनेस की एक सीरीज डेवलप की, जिसके कई सारे अमेरिकन को ऑनलाइन शॉपिंग की आदत डाल दी थी। लेकिन दोस्तों यहीं पर इन्वेस्टर्स का कहना था कि फ्लिपकार्ट ने अमेजोन की कॉपी मारा है और आगे चल के ये डाउनफॉल में जाएगा। तो गाइस दैट्स फॉर टुडे। और क्या आपको लगता है क्या फ्लिपकार्ट फिर से ग्रो करेगा या नहीं, कमेंट करके हमको बताएं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।